तो इस वीडियो में आई विल इंट्रोड्यूस हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, राइट? और रेफ्रिजरेटर्स, दे आर आल्सो थर्मल डिवाइसेस, और हीट इंजन्स आर आल्सो थर्मल डिवाइसेस. सो लेट्स स्टार्ट दैट. इससे पहले कि मैं हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स की बात करूं, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं थर्मल रेजरवायर. थर्मल रेजरवायर का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि इतना बड़ा हो कि उसमें अगर कुछ एनर्जी डाल दी जाए या उसमें से कुछ एनर्जी निकाल ली जाए तो उसके टेम्परेचर को खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मैच स्टिक जलाऊँ अभी, राइट, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, बट एक ख़ास लेवल पे टेम्परेचर को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एक मैच स्टिक में जो पार्टिकल्स हैं. उनके पार्टिकल्स से अगर आप कंपेयर करें अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को, तो वो इतने ज़्यादा हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को के टेम्परेचर को फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. तो थर्मल रेजरवायर तो क्या मतलब है कि नो अप्रिशिएबल चेंज इन टेम्परेचर for a gain or loss in thermal energy. ओके, अब इस कॉन्सेप्ट से अगर हम फेमिलियर हैं अब, तो आई कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हीट इंजन. तो हीट इंजन, और एक्चुअली रेफ्रिजरेटर्स के लिए भी ये बात ठीक होगी कि हीट इंजन दरअसल क्या करते हैं कि वो दो डिफरेंट रेजरवायर्स के दरमियान ऑपरेट करते हैं. और रेजरवायर्स के बारे में जो कि मैंने ये कहा है कि उनके टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये है कि रेजरवायर्स जो हैं उनको मैं एज्यूम करूँगा कि दे आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो हीट इंजन्स दो रेजरवायर्स के दरमियान ऑपरेट करते हैं. तो देयर इज़ अ रेजरवायर जिसका टेम्परेचर जो है वो TH है. एच का मतलब हॉट ऑब्वियसली. और दूसरा रेजरवायर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो TC है. C मीन्स कोल्ड. और ऑब्वियसली हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर मैं चाहूँगा कि वो ग्रेटर हो एज कम्पेयर टू कोल्डर रेजरवायर. हीट इंजन क्या करते हैं कि हॉट रेजरवायर से कुछ थर्मल एनर्जी लेते हैं. उस थर्मल एनर्जी को हम कहेंगे QH. ठीक है, ये हीट होती है दरअसल. और ये दरअसल जो मैंने ये बॉक्स बनाया है गोल दायरे में, ये दरअसल हीट इंजन है. ठीक है, इसकी डिटेल्स मैटर नहीं करती. हाँ, क्योंकि हम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे. इंजीनियरिंग अगर हम पढ़ रहे होते तो हम ये क्वेश्चन पूछते कि इस हीट को लेना कैसे है, पहली बात तो ये, और फिर यूटिलाइज कैसे करना है. तो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है. हम ये प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो हम सिर्फ फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं. तो हीट इंजन क्या करता है कि एक, और एक्चुअली इससे पहले कि मैं बताऊँ हीट इंजन को हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि थर्मोडायनामिक्स जो ज़्यादा डेवलप की है वो 19th सेंचुरी के फिजिसिस्ट्स ने की है. 19th सेंचुरी में जो प्रॉब्लम्स थी वो हीट इंजन की कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स थी, और एक्चुअली रेफ्रिजरेटर्स की कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स भी थी. तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम ज़रूरी हैं. और एक्चुअली वी विल सी कि ये इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने से हम एक क्वाज़ाई लॉ एक्चुअली मैं कह सकता हूँ, उसको हम समझने की तरफ एक तरह से कदम बढ़ाएंगे. खैर, तो वो करते ये हैं हीट इंजन्स के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेते हैं हॉट रेजरवायर से. उसमें से कुछ एनर्जी वो यूज़ करते हैं टू डू वर्क. किस चीज़ पे? किसी भी चीज़ पे, वी डोंट केयर. और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं हीट को वर्क में, वी डोंट केयर. जैसे कि मैंने कहा कि हम डिटेल्स की मैटर नहीं करते. ओके, और वो कुछ हीट एनर्जी जो है वो डंप करते हैं कोल्डर रेजरवायर में, जिसको हम कहेंगे QC. ठीक है, और हम एज्यूम करेंगे कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, आइडियल सिचुएशन. तो इसका मतलब है कि QH इज इक्वल टू W प्लस QC. तो ये है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ऑब्वियसली जितनी आप एनर्जी ले रहे हो उसमें से आप कुछ वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो और कुछ आप डंप कर रहे हो कोल्ड रेजरवायर में. तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है वो एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए ऑब्वियसली. दैट्स वाई
H इज इक्वल टू W प्लस क्यू सी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हीट इंजन के बारे में मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हम चाहते हैं कि हीट इंजन जो है वो मैक्सिमम वर्क करे, ठीक है, किसी भी गिवन क्यू एच के लिए। अगर उसको हमको हीट एनर्जी देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जितना हो सके उतना वर्क करे, क्योंकि वर्क दरअसल हमारे लिए यूज़फुल है। जो क्यू सी एनर्जी है, ठीक है, वो एक तरह से एनर्जी ज़ाया हो रही है, वो एक तरह से एनर्जी डंप कर रहा है, तो क्यू सी इज़ वेस्ट। हम चाहेंगे कि वेस्ट मिनिमाइज हो, अगर वेस्ट ज़ीरो हो तो क्या ही बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि वेस्ट मिनिमाइज हो और वर्क जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, किसी तरीके से वर्क मैक्सिमाइज हो सके। तो अगर हमने ये क्वांटिफाई करना हो कि एक हीट इंजन कितना अच्छा है, ठीक है, तो उसको हम एक क्वांटिफायर से, एक तरह से उसकी अच्छाई के क्वांटिफायर से डिस्क्राइब करेंगे, और उसको हम क्वांटिफायर को हम ऑब्वियसली हम कहेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो है उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट W ओवर क्यू एच, क्योंकि ये है आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है, वर्क डन, इनपुट क्या है, हीट जो हमने उसको दी है, राइट। So that's efficiency of heat engine. Okay, let's talk about refrigerators. रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो उल्टा काम करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं कि वो भी दो रेजरवायर के दरमियान काम करते हैं, TC और TH। लेकिन ऑब्वियसली हम रेफ्रिजरेटर्स से आपके माइंड में क्या आता है, चीज़ों को ठंडा करने वाली चीज़। अगर आपने खाना रखा है रेफ्रिजरेटर में तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि जो आउटसाइड का एटमॉस्फेयर है उसमें से हीट उस खाने में आए। हम चाहेंगे कि हीट बाहर जाए, चाहे खाने का जो टेम्परेचर है, कुछ भी चीज़ जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखी है उसका टेम्परेचर चाहे आउटसाइड की जो हवा है उससे कम भी हो, तब भी हीट अंदर से ही बाहर जानी चाहिए, और ठंडा हो और ठंडा हो। तो रेफ्रिजरेटर दरअसल ये काम करते हैं, वो हीट लेते हैं कोल्डर रेजरवायर से, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर है, दोबारा से डिटेल्स मैटर नहीं करती, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि इनके ऊपर कोई वर्क करेंगे हम, ठीक है, और ये फिर हीट एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ देंगे, ठीक है। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो वैसे कि ऐसा क्यों नहीं है कि ये हीट लेते हों कोल्डर रेजरवायर से और फिर वर्क भी करते हैं और हीट भी छोड़ते हैं। वो विल सी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, राइट। तो दोबारा से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी प्लस डब्ल्यू, राइट, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं इनमें वर्क कहाँ से होता है, वर्क के लिए जो एनर्जी वो कहाँ से आती है। वेल एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दरअसल इसलिए रिक्वायर्ड है रेफ्रिजरेटर को क्योंकि उसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, राइट। और जो QH है दरअसल वो एनर्जी है जो कि रेफ्रिजरेटर बाहर की तरफ छोड़ता है, राइट। जो ब्लैक फिन्स आप देखते हो रेफ्रिजरेटर के, वो दरअसल इसीलिए होते हैं कि वो हीट एनर्जी बाहर की तरफ छोड़ सके। तो अगर आप किसी कमरे में फंस जाओ जिसमें रेफ्रिजरेटर पड़ा हो सिर्फ एक, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप उस रेफ्रिजरेटर को प्लग इन कर दो, क्योंकि वो जितनी एनर्जी क्या कहते हैं बाहर निकाल रहा है ठंडे जो रेजरवायर से, उससे ज़्यादा एनर्जी वो छोड़ रहा है बाहर। तो एक तरह से कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक गर्म कमरे में बंद हो, वहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर को बस प्लग आउट कर दो और खोल दो रेफ्रिजरेटर को, दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू। लेकिन प्लग इन करना इज नॉट अ गुड आइडिया, ओके। वेल अनलेस कि उसके जो फिन्स हैं वो कमरे से बाहर हो, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर उसके फिन्स भी कमरे के अंदर हैं देन इट्स नॉट फाइन, ओके। तो रेफ्रिजरेटर जो है इसकी अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूँगी, ओके, हाउ टू क्वांटिफाई अ गुड रेफ्रिजरेटर। तो हम रेफ्रिजरेटर से हम चाहते क्या है, सॉरी यहाँ पे QC आना था, ओके। रेफ्रिजरेटर से हम चाहते क्या है, रेफ्रिजरेटर से हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकालें कोल्ड रेजरवायर से और हमें कम से कम वर्क करना पड़े, राइट। तो बल्कि यहाँ पे भी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, वर्क को यहाँ से मैं वर्क का ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ QH माइनस QC। तो इसको मैं लिख सकता हूँ QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH, राइट, ओके। सो ये इसी तरह से रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी है वो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि आउटपुट क्या है, ओके, कितना ये हीट निकालता है बाहर, और इनपुट क्या, कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो इसको भी मैं यूँ लिख सकता हूँ इस तरह से। तो यू कैन सी के ये दोनों जो एफिशिएंसीज हैं वो डिफरेंट है। हीट इंजन की एफिशिएंसी डिफरेंट है,
रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी डिफरेंट है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप चाहते क्या हो उस डिवाइस से। ओके, अब मैं कुछ लॉज देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ऑब्वियसली वो मेरे लॉज नहीं है, लेकिन इन लॉज बताने वाला हूँ जो कि 19th सेंचुरी के फिजिसिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली एक तरह से डिड्यूस किए थे। सो उन लॉज को हम कहते हैं केल्विन एंड क्लॉसियस लॉज कह लो या स्टेटमेंट्स कह लो। सो केल्विन्स लॉ जो है वो ये है, there is no heat engine, well actually okay, मैंने एक बात की थोड़ी देर पहले कि ऐसा हीट इंजन जो कि QC जो है वो ज़ीरो हो जिसके लिए, यानी कि वो कोई एनर्जी डंप ना करे, राइट। तो क्या ऐसा हीट इंजन हो सकता है? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एक्चुअली ऐसा हीट इंजन नहीं हो सकता। दैट्स केल्विन्स लॉ। सो देयर इज नो हीट इंजन such that QC is zero, या फिर आप ये कह सकते हो कि देयर इज नो हीट इंजन जो कि एनर्जी ले हॉट रिजर्वायर से और सारे की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे, कोई एनर्जी ना छोड़े। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो कि चूंकि QC आप देख सकते हो कि अगर QC ज़ीरो हो गई, QC अगर ज़ीरो हो गई तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे QH और QH, इसका मतलब है कि एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ये है कि हीट इंजन्स के लिए एफिशिएंसी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। हाँ ऑब्वियसली अगर QH बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू QC तो एफिशिएंसी कैन बी वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट इट कैन नेवर बी 1, राइट। तो ये एक तरह से केल्विन्स लॉ है, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्लॉसियस लॉ। क्लॉसियस लॉ जो है वो ये कहता है कि ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है कि जो कि हीट एनर्जी ले, ठीक है, एक किसी कोल्ड रिजर्वायर से और उस पर हमें कोई वर्क ना करना पड़े, कोई वर्क प्रोवाइड ना करना पड़े और वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो छोड़ दे हॉट रिजर्वायर में। एक्चुअली ये एक तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि हम आई थिंक मैंने पहली वीडियो में किया था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ठंडी चीज़ से एनर्जी जो है वो गर्म चीज़ में जाए। तो क्लॉसियस लॉ जो है उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि देयर इज नो रेफ्रिजरेटर such that W is equal to 0, यानी कोई वर्क ना करना पड़े। well obviously for QC is not equal to 0, obviously अगर आप कहो कि मैं कोई हीट एनर्जी नहीं निकाल रहा कोल्ड रिजर्वायर से तो obviously फिर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तब तो W 0 हो सकता है। लेकिन अगर QC 0 नहीं है तो फिर W 0 नहीं हो सकता, सॉरी W 0 नहीं हो सकता या, राइट। तो इस एक अब आप यहाँ पे ये एक और चीज़ देख सकते हो कि अगर W 0 हो, राइट, तो W 0 तो एफिशिएंसी इन्फिनिट हो जाएगी। ये अजीब सी बात है ज़रा, ठीक है। तो एफिशिएंसी इन्फिनिट अगर हो रही है, बल्कि एक और तरीके से आप देख सकते हो इसको, W 0 होने का मतलब ये है कि QC और QH जो है वो इक्वल है, यानी कि जितनी एनर्जी ली कोल्ड रिजर्वायर से उतनी ही एनर्जी दे दी। ये तो ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर QH और QC जो है वो इक्वल है, राइट, तो आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर 0 है तो एफिशिएंसी इन्फिनिट है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जितना आपने शायद समझो कि इसके लिए भी होगा कि एफिशिएंसी के इज ऑलवेज लेस देन 1, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। एफिशिएंसी इजंट इन्फिनिट। ये अजीब सी बात है ज़रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी एफिशिएंसी, अगर आप हीट इंजन की एफिशिएंसी देखो तो हीट इंजन की एफिशिएंसी को आप यूँ भी लिख सकते हो, बल्कि मुझे नीचे लिखना चाहिए, हीट इंजन्स के लिए जो एफिशिएंसी है दैट इज QH माइनस QC ओवर QH एंड दैट इज 1 माइनस QC ओवर QH। और चूंकि QC जो है वो छोटा है QH से, इसका मतलब ये है कि ये जो एफिशिएंसी है इट्स ऑलवेज लेस देन 1, राइट, इट्स ऑलवेज लेस देन 1, राइट। लेकिन रेफ्रिजरेटर्स के लिए ऐसा नहीं है। रेफ्रिजरेटर्स के लिए अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो दैट इज QC ओवर QH माइनस QC। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं ये करूं कि इसको मैं माइनस और एक और माइनस यहाँ पे कर दूं, लेकिन माइनस कर दूं
इस तरह से, तो दैट्स द सेम थिंग। बट अगर मैं क्यू एच यहाँ पे प्लस भी कर दूँ और माइनस भी कर दूँ, राइट, so this is nothing but minus QH over QH minus QC or plus 1, right, that's -1 plus QH over QH minus QC। तो ये कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि ये लेस देन 1 है, राइट, so it can be anything, right, okay, so आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो सेम नहीं है। खैर, अगर हम दोबारा लॉस के ऊपर आए तो केल्विन्स लॉ कह रहा है कि देयर इज नो हीट इंजन सच दैट इट डजंट डंप एनी हीट एनर्जी इनटू द रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, यानी कि ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जो कि कोई एनर्जी ना छोड़े कोल्ड रिजर्वायर में। क्लॉशियस लॉ ये है कि ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है जिसको कोई वर्क ना करना पड़े और वो क्या करे, सिर्फ कुछ एनर्जी उठाए और कोल्ड रिजर्वायर से और हॉट रिजर्वायर में फेंक दे, ऐसा हो नहीं सकता। अब एक जो एस्टॉनिशिंग चीज़ है वो ये है कि दोनों लॉज जो है ये इक्विवेलेंट है। ओके, इक्विवेलेंस कैसे? इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि केल्विन्स लॉ अगर ठीक हो तो क्लॉशियस लॉ भी ठीक होना चाहिए, और अगर क्लॉशियस लॉ ठीक हो तो केल्विन्स लॉ भी ठीक होना चाहिए। वो एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। तो ये कैसे हम साबित करेंगे कि ये इक्विवेलेंट हैं? सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर का मतलब है कि जो कि कोल्ड रिजर्वायर से कोई एनर्जी उठाए बगैर वर्क किए हॉट रिजर्वायर में फेंक दे। ओके, सो एज्यूम परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, जिसका मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी इन्फिनिट होगी, राइट। इसका मतलब है कि W = 0, राइट। तो हम क्या करते हैं कि सपोज ये बल्कि एक ही रिजर्वायर बनाते हैं, ये है हॉट रिजर्वायर, ये है कोल्ड रिजर्वायर। अब मैं एक हीट इंजन लेकर आता हूँ। हीट इंजन यहाँ पे है, राइट, और ये क्या कर रहा है कि कुछ एनर्जी ले रहा है, ठीक है, उसमें से कुछ को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और कुछ एनर्जी फेंक रहा है कोल्ड रिजर्वायर में। लेकिन अगर चूँकि मैंने एज्यूम किया हुआ है कि एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो मैंने कोल्ड एनर्जी फेंकी है ना अभी हीट इंजन के जरिए कोल्ड रिजर्वायर में, इसको मैं वापस उठा के हॉट रिजर्वायर में फेंक दूँ। तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है, नेट रिजल्ट ये है कि एक हीट इंजन ऐसा बन गया है जो कि QH - QC एनर्जी उठाता है, क्योंकि हॉट रिजर्वायर में से जो एनर्जी आई है वो QH है, लेकिन जो वापस गई है वो QC है। तो एक तरह से जो एनर्जी आई है नेट एनर्जी वो है QH - QC। QH ऑब्वियसली QC से बड़ा है, मैंने पहले भी बताया था। तो हो ये रहा है कि इतनी एनर्जी आ रही है और वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है विदाउट डंपिंग एनी एनर्जी इनटू द कोल्ड रिजर्वायर। तो ये इसका मतलब है कि ये परफेक्ट हीट इंजन है। परफेक्ट हीट इंजन का मतलब है कि जो कोई एनर्जी डंप ना करे कोल्ड रिजर्वायर में। तो इसका मतलब है कि अगर एज्यूम परफेक्ट रेफ्रिजरेटर का क्या मतलब हुआ कि क्लॉशियस लॉ ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि केल्विन्स लॉ ठीक नहीं है, राइट। ओके, अब उल्टा काम करते हैं। अब सपोज करते हैं कि एक परफेक्ट हीट इंजन है, राइट। परफेक्ट हीट इंजन का मतलब ये है कि QC = 0, कोई एनर्जी डंप नहीं करता वो। ओके, अब दोबारा से ये काम करते हैं कि दो रेजर्वायर्स लिए, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, एक रेफ्रिजरेटर लेकर आते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर, ये आम रेफ्रिजरेटर है, ये कोई परफेक्ट रेफ्रिजरेटर नहीं है। अब मैंने एज्यूम किया हुआ है कि परफेक्ट हीट इंजन है, राइट। ओके, तो क्या हुआ कि एक रेफ्रिजरेटर है जो कि कुछ एनर्जी लेता है, ठीक है, और इसको कुछ वर्क चाहिए और ये एनर्जी जो है ये फेंकता है वापस फेंकता है हॉट रिजर्वायर में, राइट। लेकिन अगर ऐसा हीट इंजन है जो कि क्या कहते हैं, अच्छा, ये उससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, ये वर्क क्या होना चाहिए? ये वर्क होना चाहिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी QH - QC, ठीक है। ये वर्क कितना होना चाहिए? अब अगर कोई परफेक्ट हीट इंजन है तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। अब मैं इसको कोल्ड रिजर्वायर में लगा देता हूँ, ठीक है।
तो ये हीट इंजन है परफेक्ट, क्योंकि किसी भी रेजर्वायर में लगा सकते हैं उसको, ज़रूरी तो नहीं कि अपने हॉट में ही लगाना है। तो परफेक्ट हीट इंजन अगर ये है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं कोल्ड रेजर्वायर में लगाता हूँ। ये कोल्ड रेजर्वायर से कुछ एनर्जी लेगा, ठीक है, और एनर्जी जो लेगा, क्योंकि ये परफेक्ट हीट इंजन है तो वो एनर्जी इक्वल होनी चाहिए उस वर्क के जो इसने किया है। लेकिन जो वर्क इसने किया है वो तो ये है, सॉरी वो तो ये है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो ये एनर्जी ले रहा है वो दरअसल QH माइनस QC है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोल्ड रेजर्वायर से टोटल कितनी एनर्जी ली गई है, कोल्ड रेजर्वायर से टोटल कितनी एनर्जी ली गई है, वो इन दोनों का सम है, राइट। तो वो जो कोल्ड रेजर्वायर से जो एनर्जी ली गई है वो है QH माइनस QC प्लस QC, दैट्स QH। बट हॉट रेजर्वायर में जो एनर्जी जा रही है वो तो QH है। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर से ली जा रही है वो सारी की सारी हॉट रिजर्वायर में जा रही है। और ये टोटल सिस्टम जो है, टोटल सिस्टम का मतलब है कि इनका मिलाप, ये टोटल सिस्टम, इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है कि कोल्ड रिजर्वायर से कुछ एनर्जी ले रहा है और इसको हॉट रिजर्वायर में फेंक रहा है विदाउट डूइंग एनी वर्क, राइट। तो ये एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है, राइट। तो मैंने एज्यूम किया कि एक परफेक्ट हीट इंजन है और ये इम्प्लाई होता है कि एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए। सो ये प्रूफ है इस चीज़ का। एक्चुअली ये दो पार्ट्स का प्रूफ था कि क्लॉसियस लॉ के केल्विन्स लॉ और क्लॉसियस लॉ जो हैं ये इक्विवेलेंट है। अगर एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर हो तो एक परफेक्ट हीट इंजन भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर क्लॉसियस लॉ टूट जाए तो केल्विन्स लॉ भी टूट जाता है, और अगर केल्विन्स लॉ टूट जाए तो क्लॉसियस लॉ भी टूट जाता है। और अगर आपको थोड़ी सी लॉजिक आती है, मैथमेटिकल लॉजिक, तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स की काउंटर पॉजिटिव्स दो तो एक तरह से ये बनता है कि केल्विन्स लॉ इम्प्लाइज क्लॉसियस लॉ, क्लॉसियस लॉ इम्प्लाइज केल्विन्स लॉ, तो दे आर इक्विवेलेंट।